हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका नागपुरी की इस झूमर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नागपुरी की इस झूमर सीरीज में आपको व्याकरण, लोक साहित्य, लोकगीत और वन केवरा भाग एक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, नागपुरी की इस झूमर सीरीज आपको MWF में मिलती है, यानी आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये वीडियो आपको मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने नागपुरी की इस ईबुक को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको नागपुरी के 10 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, जिसमें कुल 1000 प्रश्न है, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यह ईबुक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कल यानी 5 जनवरी 2023 को नागपुरी का ब्रह्मास्त्र क्लास आ रहा है। इसमें टोटल आपको 500 प्लस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, नागपुरी भाषा का परिवार है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी भाषा का परिवार कौन सा है, यानी नागपुरी भाषा किस भाषा परिवार से है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आर्य, दूसरा है आग्नेय, तीसरा है द्रविड़ और चौथा है मंगोल। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए सही होगा। ठीक है, नागपुरी भाषा है आर्य भाषा परिवार से है। क्लियर है, नागपुरी भाषा किस भाषा परिवार से है, तो आर्य भाषा परिवार से है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि झारखंड में 3 गो भाषा परिवार कर लोग रहना। ठीक है, यानी झारखंड में बात करें तो कितना भाषा परिवार है, 3। कौन कौन? पहला आर्य हो गया, दूसरा आग्नेय हो गया और तीसरा द्रविड़ हो गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम बात करें तो आर्य भाषा परिवार के अंदर कौन कौन सी भाषा आती है, आपको याद भी हो गई होगी, नागपुरी, खोरठा, कुड़माली और पंचपरगनिया। वहीं पे अगर बात करें आग्नेय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा आते हैं, तो संथाली, खड़िया, हो और मुंडारी। और द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा आती है, तो कुड़ुक, मल्तो और घाघरी और हो आते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, शिष्ट साहित्य का होवेला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिष्ट साहित्य क्या होता है। साहित्य का मौखिक रूप होता है, साहित्य का गद्य स्वरूप होता है, या साहित्य का लिखित रूप होता है, या साहित्य का पद स्वरूप होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी सही होगा, साहित्य का लिखित रूप होता है। ठीक है, शिष्ट साहित्य क्या होता है, शिष्ट साहित्य का होवेला, तो साहित्य कर लिखित रूप होवेला। क्लियर है, शिष्ट साहित्य का होवेला तो साहित्य कर लिखित रूप होवेला। चलो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो शिष्ट साहित्य का पहले रचनाकार कौन है, तो रघुनाथ निरपति जी है। इसे याद रखना है। ठीक है, नागपुरी कर पहले शिष्ट रचनाकार के हैं तो रघुनाथ निरपति जी, इस बात को याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आंसर हमारा क्या था, शिष्ट साहित्य का होवेला तो साहित्य कर लिखित रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आत्मकथा का होवेला। आपको यहाँ पे बताना है कि आत्मकथा क्या होता है। स्वयं के द्वारा रचित आत्मजीवन वृत्त, या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई साहित्य, या फिर किसी व्यक्ति से लिखाई गई साहित्य, या परकथा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा, स्वयं के द्वारा रचित आत्मजीवन वृत्त। ठीक है, आत्मकथा क्या होता है, तो स्वयं के द्वारा रचित आत्मजीवन वृत्त या घटना। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, बोली का होवेला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बोली क्या होता है। साहित्य का लिखित रूप होता है, साहित्य का मौखिक रूप होता है, या साहित्य का क्षेत्रीय रूप होता है, या फिर साहित्य ना होके केवल बोलचाल में प्रयुक्त भाषा। यहाँ बोलचाल हो गया, चाल होगा। ठीक है, बोलचाल में प्रयुक्त भाषा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी ही होगा। ठीक है, साहित्य ना होके केवल बोलचाल में प्रयुक्त भाषा, ये क्या होता है, तो बोली होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। बोली का होवेला तो साहित्य ना होके केवल बोलचाल में प्रयुक्त भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, नागपुरी में राम लौट आया। क्या दिया हुआ है, नागपुरी में राम लौट आया के कहब। यहाँ पे नागपुरी में, यहाँ पे राम लौट आया हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसको हम नागपुरी में क्या कहेंगे, ये यहाँ पे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है राम घर आलक हुई, या फिर राम घर आवी, या फिर राम घुर आलक, या राम लौटलक। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नागपुरी में राम लौट आया, इसका नागपुरी में क्या होगा, तो राम घुर आलक, ये सही होगा। ठीक है, नागपुरी में क्या होगा, यानी हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है राम लौट आया, इसका नागपुरी में सही क्या होगा वाक्य, तो राम घुर आलक, ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिजेंट होवेला। आपको यहाँ पे बताना है कि लिजेंट क्या होता है। चारण कथा होता है, वीर गाथा होता है, या ललित गाथा होता है, या धर्म गाथा होता है।
तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, वीर गाथा होता है। ठीक है, लीजेंड, लीजेंड के अंदर क्या रखते हैं तो वीर गाथा को रखते हैं, यानी लीजेंड क्या होता है तो वीर गाथा होता है, इसे भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, भतखैया कैसन अव्यय का उदाहरण है के। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भतखैया कैसा अव्यय का उदाहरण है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला स्थिति, दूसरा उड़नबाज, तीसरा ए बी दोनों, या फिर डी दिशावाचक अव्यय कर उदाहरण के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, दिशावाचक अव्यय कर उदाहरण के। भतखैया कैसन अव्यय कर उदाहरण के, तो दिशावाचक अव्यय कर उदाहरण के। चल ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं अव्यय कै गो हुए ना, तो 4 गो अव्यय हुए ना। कौन कौन, पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक और चौथा स्थितिवाचक अव्यय हुए ना। ठीक है, यानी अव्यय कै गो हुए ना, 4 गो हुए ना। उकर में भतखैया कैसन अव्यय कर उदाहरण के, तो दिशावाचक अव्यय कर उदाहरण के। तो दिशावाचक अव्यय के कहे ना, तो जेकर से जे शब्द से दिशा कर बोध होवेला उके का कहल जाएला, दिशावाचक अव्यय कहल जाएला। जैसे हिने हुने जने तने लेंगा भतखैया ये सब कहा के, तो दिशावाचक अव्यय शब्द के। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हम लोग बात करें भतखैया कैसा अव्यय है तो दिशावाचक, तो कैसे, जैसे हम यहाँ पे बात करें भतखैया, भतखैया से हमें क्या पता चल रहा है तो दिशा का पता चल रहा है। कैसे, तो भतखैया आ रहा, जैसे हम हिंदी में हमको भतखैया आ रहा, तो हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, नागपुरी में हुआ हमारा भतखैया आ रहा, लेकिन हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे तो दाहिना साइड, यानी इंग्लिश में राइट साइड। तो इससे क्या चीज का ज्ञान हो रहा है, दिशा का ज्ञान हो रहा है। तो भतखैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिशावाचक अव्यय का उदाहरण हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नागपुरी कौन जात कर मातृभाषा है कि। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी किस जात का मातृभाषा है, आदिवासी का, सदान का, अंग्रेजी का या चाइना का। तो क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सदान मनक। ठीक है, नागपुरी कौन जात मनक मातृभाषा के, तो सदान मनक याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, डेढ़धारा कौन बेरा गावल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि डेढ़धारा किस समय गाया जाता है, गर्मी में, जाड़ा में, बसंत में या वर्षा में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा गर्मी में। ठीक है, डेढ़धारा कब गाया जाता है तो गर्मी में। डेढ़धारा यहाँ पे बात करें तो अंगनई का एक भेद है। ठीक है, अंगनई गीत का एक क्या है, भेद है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक साहित्य मदद करेला। आपको यहाँ पे बताना है कि लोक साहित्य किस में मदद करता है, सभ्यता संस्कृति जाने में, किताब छपवाएक में, या बुधगैर देखायक में, या ठगेक में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सभ्यता संस्कृति के जाने में। ठीक है, लोक साहित्य मदद करेला काम है तो सभ्यता और संस्कृति के जाने में मदद करेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, नागपुरी क्षेत्र में भेटाएला। आपको बताना है कि नागपुरी क्षेत्र में भेटाता है, संस्कार गीत भेटाता है, वर्त गीत भेटाता है, ऋतु गीत भेटाता है, या सब है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, नागपुरी क्षेत्र में कहा भेटाएला, तो संस्कार गीत भी हमें देखने को मिलता है, वर्त गीत भी मिलता है और ऋतु गीत, यानी तीनों यहाँ पे सही होगा, यानी ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें अगर संस्कार गीत में क्या क्या हो जाएंगे, तो संस्कार गीत में क्या आएंगे तो जैसे शादी हो गया, विवाह का गीत हो गया, मुंडन का हो गया आपका, फिर पुत्र जन्म समय का हो गया, ये सब किस में आते हैं तो संस्कार में आते हैं। वर्त संबंधी में जैसे जितिया कर्मा ये सब आ जाएंगे आपके वर्त गीत में आ जाएंगे, और ऋतु संबंधी में तो आपका फगुआ हो गया, सावन हो गया, ये सब ऋतु गीत में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, नागपुरी में वर्ण नहीं भेटा है। आपको बताना है कि नागपुरी में कौन सा वर्ण नहीं भेटाता है, च, र, क या दैन स। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, दैन स हमें देखने को नागपुरी में नहीं मिलता है। इसके जगह में कौन सा स का प्रयोग होता है तो मूर्धन्य स का। ठीक है, मूर्धन्य स का प्रयोग होता है। और तालप स भी हमें नागपुरी में देखने को नहीं मिलता है, इसके जगह में भी कौन सा स हमें मिलते हैं देखने को तो दैन स, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, नागपुरी कर पहिल शिष्ट साहित्यकार के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है, जस्ट हमने अभी बताया था कि नागपुरी के पहिल शिष्ट साहित्यकार के हैं, हनुमान सिंह, रघुनाथ नृपति, बरजू राम या घासीराम। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, रघुनाथ नृपति जी हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। और यहाँ पे बात करें हम हनुमान सिंह और बरजू राम के, तो ये कौन है, ये दोनों नागपुरी के क्या है तो आंसू कवि है। आंसू कवि क्या होता है तो जो किसी भी घटना पे तुरंत कविता बना देते हैं उसे हम आंसू कवि कहते हैं। ठीक है, तो हमारा हनुमान सिंह और बरजूराम ये दोनों कौन है, आंसू कवि हैं। और घासीराम की यहाँ पे बात करें तो क्या है तो नागपुरी के जन कवि है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, नागपुरी लोकगीत में पावल जाएला। आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी लोकगीत में क्या पाया जाता है, प्रकृति चिंतन, प्रेम, राग या शोभे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, शोभे मिलता है। ठीक है, आपको नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण भी मिलेगा, प्रेम भाव भी मिलेगा और राग भी मिलता है, यानी तीनों मिलता है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, नागपुरी में कैगो अव्यय हुएला। ठीक है, आपको बताना है कि नागपुरी में कितने अव्यय होते हैं। जस्ट अभी क्वेश्चन हुआ था 2, 3, 4 या 5, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 4 गो अव्यय हुए ना। कौन कौन,
तो आपको याद भी होगा, पहला होता है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक और चौथा स्थितिवाचक। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि क्लास में ही सब कुछ याद करते चलिए। ठीक है, नागपुरी में कई गो अव्यय होवेला, तो 4 गो होवेला। कौन कौन? कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और स्थितिवाचक। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं वन केवरा भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, मुके तो ऐसा लागत है कि पते में दूध दही खातो तो बड़ा स्वाद लागतलक, इस संवाद कौन कहानी से लेल जाए है। ठीक है, यहाँ पे एक संवाद दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि यह संवाद किस कहानी से लिया गया है और संवाद क्या है। तो मुके तो ऐसा लागत है कि पते में दूध दही खातो तो बड़ा स्वाद लागतलक। ठीक है, आपको बताना है कि यह संवाद किस कहानी से लिया गया है। त्रियाचरित से, नवा चांद और गोपी चांद से, सात भाई एक बहन से, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा, देवल कोनो नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह संवाद कहाँ से लिया गया है? तो छोटकी बोहरिया कहानी से लिया गया है। ठीक है, यह संवाद किस कहानी से लिया गया है? तो छोटकी बोहरिया कहानी से लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं था, इसी वजह से ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा। और यह संवाद कौन कहती है? तो मंजली कहती है। ठीक है, कौन कहती है? जो मंजली रहती है, पुतों में मंजली पुतौ जो रहती है वो कहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन नागपुरी लोक कथा में राजा हिरनी के जेहल भितरे छुएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कौन नागपुरी लोक कथा में जो राजा होते हैं वो हिरनी को जेल के अंदर छूते हैं। हिरनी कर बेटा में, या हिरनी कर बेटी में, हिरनी कर भाई में, या बन हरनी कर बेटा कहनी में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। बन हरनी कर बेटा कहनी में जो राजा होते हैं वो किसको छूते हैं? तो हिरनी को। और हिरनी उसके बाद क्या बन जाती है? तो एक सुंदर स्त्री का रूप ले लेती है, जो क्या रहती है? तो इंद्रलोक की अप्सरा मेनका रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन कवि अपन रचना में वसुधा के जीवन देख कर बात कहना। ठीक है, आपको बताना है कि कौन कवि है जो अपने रचना में किनको? तो वसुधा यानी धरती को जीवन देने की बात करते हैं। मुकुल, प्रमोद, या नहन, या कंचन। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? सी सही हो जाएगा, नहन। ठीक है, उपेंद्र पाल नहन जी, याद रखना है। कौन कवि अपन रचना में वसुधा के जीवन देख बात करे ना? तो नहन जी, उपेंद्र पाल नहन जी। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, सूखल पोखरा में। कहा? तो सूखल पोखरा में बहिन कर पानी भरे कौन कहानी में बताल जाए। आपको यहाँ पे बताना है कि सूखल पोखरा में बहिन कर पानी भरे कर बात कौन कहानी में बताल जाए वो बताना है। नवा चांद और गोपी चांद में, छोटकी बोहरिया में, तिरियाचरित में, या भी बन हरनी कर बेटा में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, तिरियाचरित्र कहानी में ये बताया गया है। ठीक है, सूखल पोखरा में बहिन कर पानी भरे कौन कहानी में बताल जाए है? तो चितिरिया चरित्र में। तो जो पानी भरती है कौन रहती है? तो सहुआइन की बहन रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, सात भाई एक बहन लोककथा में बहन का लानिक जंगल जायला। ठीक है, आपको बताना है कि सात भाई एक बहन जो लोककथा है उसमें जो बहन रहती है वो क्या लाने के लिए जंगल जाती है? पतई, दतुन, साग या काठी। तो आपको बताना है कि क्या लाने के लिए वो जंगल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, काठी लाने के लिए जाती है। सात भाई एक बहन लोककथा में जो बहन रहती है वो क्या लाने के लिए जंगल जाती है? तो काठी लाने के लिए जंगल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, कवि महेश्वर दास गुप्ता का उपनाम कौन रूप में प्रचलित आए। आपको यहाँ पे बताना है कि महेश्वर दास गुप्ता का उपनाम क्या है? मुसद्दर, मंसूरी, या मुसद्दी, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा, मुसद्दी है। ठीक है, कवि महेश्वर दास गुप्ता का उपनाम क्या है? तो मुसद्दी है। ठीक है, हमने बहुत सारे कवियों के उपनाम बताए थे, जैसे सहनी उपेंद्र पाल का उपनाम क्या है? तो नहन है। उसी प्रकार शारदा प्रसाद शर्मा का उपनाम क्या है? तो रश्मि है। उसी प्रकार बताया था मैंने मृत्युंजय रायनाथ शर्मा का उपनाम क्या है? तो जयनाथ या वैरागी है। ठीक है, काली कुमार का उपनाम सुमन है। फिर मधु मंसूरी का हंसमुख है। मंजू ज्योत्सना का हंस है। गिरधारी राम गौंजू का गिरिराज है। ठीक है, बहुत सारे कवियों को मैंने नाम बताया था, उपनाम क्या क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, सात भाई एक बहन कहानी में कौन भाई खखरा मछली मन खायला। आपको यहाँ पे बताना है सात भाई एक बहन कविता में, कहानी में सॉरी, कौन सा भाई होता है वो खखरा मछली खाता है? बड़ भाई, मंझला भाई, संजला, या छोट भाई। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? डी सही हो जाएगा, छोट भाई। ठीक है, सात भाई एक बहन कहानी में कौन भाई खखरा और मछली खाता है? तो छोट भाई होता है वो खखरा और मछली को खाता है, और बाकी बात बहिन हार का मांस को खाता है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 24 हमारा, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में कौन बात कर राइज में आतंक रहे। आपको यहाँ पे बताना है कि नवा चांद और गोपी चांद कहानी शीर्षक में किस बात का राज में आतंक था? सांप कर, बाघ कर, भालू कर, या फिर राक्षस कर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? डी होगा, राक्षस कर आतंक था। ठीक है, नवा चांद और गोपी चांद कहानी में किस
किसका आतंक था? तो राक्षस का आतंक था। ठीक है, आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन नागपुरी लोक कथा में, आपको बताना है कि कौन नागपुरी लोक कथा में राजकुमार हर तरह तरह कर विद्या कर जानकार होवेला। ठीक है, आपको बताना है कि किस नागपुरी लोक कथा में जो राजकुमार होता है तो सभी तरह के विद्या का जानकार होता है। सरियाचरित, क्रियाचरित, तिरियाचरित या सहियाचरित। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा, तिरियाचरित कहनी में। ठीक है, कौन नागपुरी लोक कथा में राजकुमार हर तरह कर विद्या कर जानकार होवेला, तो तिरियाचरित कहनी में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, बन केवरा भाग 1 कर पद भाग में कौन कर्म कर विचार करल जाए। आपको यहाँ पे बताना है कि बन केवरा भाग 1 कर पद भाग में कौन कर्म कर विचार करल जाए। धर्म कर्म कर, आपन कर्म कर, दुनिया कर कर्म कर, नीच कर्म कर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा, नीच कर्म का क्या किया गया है, तो विचार किया गया है। कहाँ? तो बन केवरा भाग 1 में जो छपा है पद भाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 है, मिर्दाहा जी कर कौन गीत रचना में किसिम किसिम कर फूल कर वर्णन आहे। आपको बताना है कि मिर्दाहा जी का किस गीत रचना में किसिम किसिम कर फूल कर वर्णन आहे। वसंत ऋतु कर, वसंत ऋतु बसंत, या सुंदर बसंत ऋतु, या बसंत। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? डी सही होगा। किसमें? तो डी में। मिर्दाहा जी कर कौन गीत रचना में, तो बसंत गीत रचना में किसिम किसिम कर फूल कर वर्णन आहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, फेबुल संबंधी कथा में का विशेषता पावल जाएला। आपको बताना है कि फेबुल संबंधी जो कथा होता है उसमें क्या विशेषता होता है। नीति कथा, धर्म कथा, परिमन कथा, या शिक्षा संबंधी कथा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा, शिक्षा संबंधी कथा होता है। ठीक है, फेबुल संबंधी कथा में का विशेषता पावल जाएला, तो शिक्षा संबंधी कथा पावल जाएला, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 7 भाई एक बहन कहानी में बहन घर में का काम करत रहे। आपको यहाँ पे बताना है कि 7 भाई एक बहन कहानी में बहन घर में क्या काम कर रही थी। लुगा कांचे कर, साफ सफाई करे कर, खाना पीना बनाए कर, देवल सब। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, साफ सफाई करे कर। ठीक है, 7 भाई एक बहन कहानी में बहन घर कर का काम करत रहे, तो साफ सफाई कर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बन केवरा भाग 1 कर संकलन में पावस राग में केकर गीत संकलित आहे। ठीक है, आपको बताना है कि बन केवरा भाग 1 में संकलन में पावस राग केकर गीत संकलित है, यानी पावस राग में किस कवि का गीत यहाँ पे संकलित किया गया है। पहला ऑप्शन है जन्मेजय तिवारी का, धनेन्द्र तिवारी का, धनेश तिवारी का, या धनंजय तिवारी का। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा, धनंजय तिवारी जी का। ठीक है, धनंजय तिवारी जी का बन केवरा भाग 1 में गीत संकलित किया गया है, जो किस राग में है, तो पावस राग में है। ठीक है, और इनके द्वारा रचित कौन सी रचना है, तो नीच क्रम। ठीक है, धनंजय तिवारी जी का जो बन केवरा भाग 1 में संकलन किया है, किस रचना का किया गया है, तो नीच क्रम का। और यह किस गीत राग में है, तो पावस राग में है, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।